रामराज का मतलब ही यही होता है कि नारी को शिक्षित होने का अधिकार मिले। रामराज का मतलब ही होता है कि जहाँ शूद्रों को शिक्षा का अधिकार मिले। अभी तो धोखेबाज सेनापति के जाल में फंसे हो, लड़ेगा भाई। हाँ लड़ेगा अभी वो लड़ नहीं रहा है। और निश्चित रूप से पीडीए के बारे में वो सोच रहे हैं, पर उनको अम्बेडकर की किताबें केवल लेनी नहीं होगी, उनको पढ़ना होगा। इस देश में बड़े पैमाने पर तो एथीस्ट, तो उनकी संख्या बढ़ी। ढोंग पाखंड से, अंधविश्वास से दूर, अविद्या से हट करके विद्यावान, वैज्ञानिकता से तर्क सककर सोचने वाले लोगों की संख्या बढ़ी। इसलिए जनता को कि अगर आप अपने लीडर चाहते हैं तो शीलवान, चरित्रवान नायक, आप अब जैसा तैसा नेता हमारा हो जाए, हमारी जात बिरादरी का हो, ये नहीं चलेगा। तो इसलिए विपक्ष को सचेत होना पड़ेगा, एजेंडा क्लियर करना पड़ेगा। वो हिंदुत्व की पिच पर ही अगर विपक्ष लड़ेगा तो पता चलता है कि वो फिर डर गए हैं। क्या दबाव हो सकता है उनके ऊपर? कोई दबाव नहीं है। उन्होंने एजेंडा, जिन ताकतों ने उनको 3 बार वो ताकतें उनसे रिटर्न गिफ्ट ले रही। मैं नहीं महसूस करता कि वो सीबीआई और ईडी के डर से हमारे ऐसे नहीं। हम तैयार हैं बहन मायावती की रक्षा करने के लिए, ऐसी की तैसी सीबीआई और ईडी। वो एक दफे अपील तो करें, पर वो चुकी स्वयं शामिल हो गए। नमस्कार, मैं हूं कुमार भवेश चंद्र। चुनावों की बेला शुरू हो गई है और पहले फेज के लिए तमाम तरह की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। और ये चुनावी लड़ाई तो है सत्ता के लिए, लेकिन सत्ता के अलावा भी कई सवाल अहम हैं। संविधान रहेगा नहीं रहेगा, आरक्षण रहेगा कि नहीं रहेगा, दलितों का क्या होगा, ऐसे ढेर सारे सवाल हैं जो इस चुनाव में पूछे जा रहे हैं और इस चुनाव में बताए जा रहे हैं। लेकिन आज इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और कह सकते हैं कि दलितों के बीच में बहुत जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेता, कांसीराम के साथ राजनीति शुरू करने वाले नेता और अभी भी जंगल जमीन और जन से लोग से जुड़े हुए लोग, उनसे ऐसे मिले हुए लोगों के साथ काम करने वाले दद्दू प्रसाद। 2024 के चुनावों के बारे में उनसे समझेंगे कि 2024 का चुनाव कितना अहम है दलितों के लिए, 2024 का चुनाव कितना अहम है देश के लिए और 2024 का चुनाव कितना अहम है बहुजन समाज के लिए। दद्दू प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, तो जैसा मैंने अपनी भूमिका में कहा कि 2024 का चुनाव इसलिए अहम है क्योंकि यह सिर्फ सरकार चुनने का सवाल नहीं है। इस बार हम लोग सब रोज इस पर विश्लेषण हो रहा है कि इस बार का चुनाव, कहा जा रहा है कि अगर सरकार नहीं बदलती है तो संविधान के लिए खतरा है। क्या आप भी मानते हैं कि जमीन पर जो ये चर्चा हो रही है इसमें कुछ सच्चाई है? सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का संविधान समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करने के उद्देश्य से निर्मित किया गया था। और 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान पास करके और संविधान सभा को यही एक बड़ा गोल, बड़ा पर्पस, बड़ा उद्देश्य देश के सामने निर्धारित किया। तो जिन सरकारों के हाथ में भारत का संविधान था, तो उसका मुश्किल से 10% हिस्सा लागू हो पाया और 90% संविधान का हिस्सा जो नीति निर्देशक तत्व हैं और जो फंडामेंटल राइट्स हैं, तो वो सजा करके और सुरक्षित फ्रीज करके रख दिया गया। यानी आप आज भी आप मानते हैं कि पूरा संविधान पूरी तरह से लागू नहीं है? तो इसलिए हमारे सामने जो गोल है वो संविधान को लागू करने का है। तो
जब कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, जो बारी बारी से सेंट्रल गवर्नमेंट में रही है, थोड़े अरसे के लिए नेशनल फ्रंट और लेफ्ट फ्रंट की मिली जुली सरकारें भी सत्ता में रही हैं। इन सरकारों ने भी इस देश में तो भारत के संविधान को लागू करने में कोई रुचि नहीं दर्शाई, क्योंकि ये वो लोग हैं जो इस देश की सामाजिक व्यवस्था, जो गैर बराबरी और वर्ण व्यवस्था पर आधारित है, उससे फायदा उठाने वाले लोग। संविधान को लागू करने की, लोकतंत्र को लागू करने की जरूरत तो उन लोगों को है जो इस देश की सामाजिक व्यवस्था से दुखी लोग, अपमानित लोग हैं और बेइज्जत लोग हैं। तो हमारे सामने सवाल संविधान को बचाने का नहीं है। संविधान तो 100 से ज़्यादा बार बदला जा चुका है, संशोधित किया जा चुका है, और मुझे लगता है कि इतना तो हम लोगों ने भारत की जनता को और दुनिया का भी सपोर्ट है, यूएनओ का भी है, तो इसलिए आप ये हमारी मानते हैं कोशिश कि है और इस ये चुनाव अवसर होना चाहिए कि उन ताकतों को लाया जाए जो संविधान को लागू करने में दिलचस्पी रखते हैं। जो संविधान को जो 90% लागू नहीं हुआ है जैसा आप मानते हैं, जी, उसको पूरी तरह से लागू करने वाले लोगों को सत्ता में लाना चाहिए। जैसे संविधान का अनुच्छेद 38 है जी, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नीति निर्देशक तत्व में है, स्पष्ट प्राविधान है, उसमें लिखा है कि स्टेट अर्थात शासन इस देश में एक सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित हो। पर स्टेट ने कभी भी कोई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण नहीं किया। हमारे दुख का कारण अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के दुख का कारण सरकारें नहीं हैं, इस देश का वर्टिकल सोशल ऑर्डर है। जी, जिसकी कांशीराम बात किया करते थे कि जो जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, सत्ता दरअसल उनके हाथ में नहीं है। हाँ, तो सामाजिक व्यवस्था को बदलने का एक, तो उन लोगों को इस इलेक्शन में जिताया जाए जो सामाजिक व्यवस्था को बदलने में रुचि रखते हैं। और जब वर्तमान शोषण पर आधारित सामाजिक व्यवस्था एग्जिस्ट कर रही है, तो इसमें सामाजिक न्याय की परिकल्पना नहीं की जा सकती। सामाजिक न्याय की बातें करना भी एक उलझाने वाली बातें हैं। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के बिना सामाजिक न्याय एक सपना है, दीवा स्वप्न है। लेकिन तो जिन लोगों ने भी बातें कही हैं सामाजिक न्याय की, वो सामाजिक बदलाव से बचना चाहते थे। अर्थात वो लोग, वो मनीषी, वो विद्वान भी, वो भी सामाजिक व्यवस्था से लाभान्वित वर्ग में पैदा हुए थे, और इसलिए उन्हें इस बात का पता था कि अगर हम सामाजिक बदलाव की बात करेंगे तो मेरे पिताजी मुझसे नाराज हो जाएंगे, मेरे भाई, मेरे मोहल्ले के लोग, मेरी जात बिरादरी के लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे। तो इसलिए वो डरे हुए लोग थे और उन्होंने सामाजिक बदलाव की बातें नहीं किया, एजेंडा ही नहीं बनाया, बल्कि वो उलझाने के लिए, बहकाने के लिए सामाजिक न्याय पे बात कही। मैं समझता हूँ कि 1848 से लेकर के और 2006 तक, बीच में 10 साल 15 साल के ब्रेक के बाद, तो ये अनावरत चलने वाली मूवमेंट है सामाजिक बदलाव की इस देश में, जिसको ज्योतिराव फुले ने जनरेट किया, सावित्रीबाई फुले ने उसको आगे बढ़ाया और छत्रपति साहू महाराजा पुनः नरेश ने उसको गतिमान बनाया, और बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको एक्सिलरेटेड स्पीड पहुंचाई, त्वरित गति इसने देने की कोशिश किया। और दक्षिण भारत में पेरियर रामास्वामी नायकर, जिसको आज उत्तर भारत की सख्त जरूरत है,
पेरियार को उत्तर भारत में लाया जाना चाहिए और उसके थॉट को मानवर काशीराम जी ने लखनऊ के परिवर्तन चौक में लाने की कोशिश किया। उस समय हालात थे, उनकी मूर्ति यहाँ लखनऊ के परिवर्तन चौक में नहीं लगने दी गई, तो वो जगह अभी भी खाली है। तो इसलिए पेरियार रामास्वामी नायकर की और इन सबको एक सूत्र में, एक धागे में पिरो करके एक सुंदर माला बनता है। तो मानव काशीराम जी ने इसको एक नेशनल मूवमेंट बनाने की कोशिश किया और वो गतिमान भी। मैं जो जानना चाहता हूँ आपसे, चूंकि देखिए मैं दद्दू प्रसाद जी से क्यों बात कर रहा हूँ, मैं दद्दू प्रसाद जी से इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये अभी भी लोगों के बीच में ही रहते हैं और लोगों की समस्याओं से हर रोज कुछ सीखते समझते हैं और लोगों की ज़रूरतों को भी समझते हैं। और इसीलिए हम इनसे समझेंगे कि 2024 का चुनाव लोगों के लिहाज से, लोगों के बीच में जो तरह तरह की चर्चाएं हैं, जिसकी चर्चा मैंने पहले भी की, आपने कहा कि संविधान के लिए कुछ इस तरह की सीधे सीधे चुनौती नहीं है। संविधान को दरअसल पहले भी सत्ता ने पूरी तरह से लागू नहीं किया और अब आप ऐसी सरकार चुनना चाहते हैं जो इसको 100% इसको लागू करे। एक और सवाल है कि लोगों के मन में क्या है, लोगों के मन में इस वक्त जो 24 को चुनाव को लेकर जो अपेक्षा है, आपने कहा कि ऐसी सरकार चुनना चाहिए, क्या लोग इसके लिए अंदर से तैयार हैं? क्या ये लोग समझ रहे हैं कि उनके लिए ये बड़ी चुनौती है इस तरह के लोगों को चुनकर संसद में भेजना? लोगों के लिए गुस्सा है लोगों के मन में और इस सरकार को लोग उखाड़ फेंकना चाहते हैं, पर विपक्ष के पास एजेंडा नहीं है। विपक्ष भ्रमित है। विपक्ष कभी हिंदुत्व की बात करता है, हिंदू हो जाता है, और कभी वो पीडीए की बात करता है, कभी वो फिर परशुराम की मूर्ति लगाने लगते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्ष कंफ्यूज और डरपोक है। इस देश में जनता की कोख से बहुत जल्द ही एक नया विपक्ष, सशक्त विपक्ष के निर्माण की आवश्यकता है, जो जन आधारित हो, जो इलेक्शन बॉन्ड अभी आया है मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा मुद्दा देश में उठाया है। विपक्ष चाहे तो इसको एक बड़ा एजेंडा बना सकता है, पर विपक्ष भी डरा हुआ है और जो इलेक्शन बॉन्ड है उसमें वो भी किस बात का डर है? जो डर केजरीवाल की गिरफ्तारी के रूप में, जो सोरेन नहीं, की बात गिरफ्तारी केवल के रूप इतनी में? ही नहीं है। बात ये भी है कि ये जो कैपिटलिस्ट और उद्योगपतियों से जो धन इकट्ठा करने की, धनाढ्य लोगों से धन इकट्ठा करके चुनाव में लगाने की, ये भ्रष्टाचार के जनरेटर है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर और मानव काशीराम जी ने इस बात का एजेंडा तैयार किया कि जब जनता अपने नुमाइंदों को वोट दे सकती है जो अरबों रुपए की कीमत का है, तो जनता को ही इसके लिए रजामंद किया जाए कि वो अपने उम्मीदवारों को नोट भी लगाए। नोट, वोट जनता का और नोट कैपिटलिस्ट का, ये नहीं चलेगा। नहीं तो इसका परिणाम क्या आएगा? ये है परिणाम यह आएगा कि वोट है जनता का और नोट है कैपिटलिस्ट का, उद्योगपति का। तो फिर जो एजेंडा होगा वो नोट वाले का लागू होगा, धनाढ्य लोगों का लागू होगा, क्योंकि वो नोट वाला आइडेंटिफाई है और वोट वाला तो वो गोपनीय है, सीक्रेट है, वो ईवीएम में बंद किया गया है। तो इसलिए इलेक्शन बॉन्ड, पब्लिक इलेक्शन बॉन्ड का हम स्वागत करते हैं। भविष्य की राजनीति और इस देश में कम से कम बुद्धिजीवी लोगों को समझना होगा, खास करके शोषित पीड़ित वर्ग के, कि ये जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को तो ये सूट करता है। ठीक है, अब भारतीय जनता पार्टी के 10 साल पूरे हो गए और थोड़ा टेन्योर वो ज्यादा ले रहे हैं, नहीं तो ये ए टीम और बी टीम शोषणकारी ताकतों की, एक ए टीम और दूसरी बी टीम,
तो वो बारी बारी से शासन करने का उन्होंने तय किया हुआ है। तो इसलिए ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं और इनके इर्द गिर्द जो लोग घूम रहे हैं तो वो भी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। तो बहुत उम्मीद नहीं है हमें फेयर एंड फ्री इलेक्शन और करप्शन फ्री ब्यूरोक्रेसी। तो करप्शन फ्री ब्यूरोक्रेसी चाहिए अगर, तो करप्शन को जनरेट होने से पहले ही कुचल देना चाहिए और वो तभी संभव है जब पब्लिक इलेक्शन फंड। ठीक है, अच्छा अच्छा सुझाव है आपका, लेकिन और ऐसा सुझाव नहीं है जी जी, ये हम करके आए जी, दद्दू प्रसाद के साथ 1 सैकड़ा एमएलए ऐसे लोग ही जीत के आए जो पब्लिक फंड से जीत कर आए। और जब पब्लिक फंड अपील की गई तो हमारी संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती गई। हर इलेक्शन में हम आगे बढ़ते गए। जब से हमारे भी लीडर वो कैपिटलिस्ट, बिल्डर, माफिया और क्रिमिनल के फंड से अपना इलेक्शन मैनेजमेंट करने लगे तो हमारी जीतने की संख्या लगातार घटती गई और हम 0 पर आउट हो गए। जो बहुजन शक्तियां हैं जी, आप बसपा की बात कर रहे हैं जिसमें हाँ, आप खुद मंत्री रहे और 5 साल तक। तो इसलिए ये केवल सुझाव नहीं है जी, ये किया जा चुका है। 2007 में आपने ये प्रयोग किया था? नहीं, हाँ, हम 1989 से ये प्रयोग कर रहे हैं और रिजल्ट दे रहे हैं जी। 1989 में 0 बैलेंस पे हम बुंदेलखंड से 3 एमएलए जिता के लाए। बहन मायावती के पास भी बिजनौर से चुनाव लड़ने के लिए डिपॉजिट के पैसे। BS4 के समय की बात कर रहे हैं? हाँ, नहीं, मैं 89 में बीएसपी बन चुकी थी जी, श्रीमान जी। जी जी। और 89 में हम रिजल्ट लेके आ गए थे। बहन मायावती 89 में जीती, उनके पास डिपॉजिट के पैसे नहीं थे। डिपॉजिट के पैसे भी पब्लिक फंड से आए। जो वोटर है उस वोटर ने ही पैसे लगाए और इसलिए पूरे इलेक्शन प्रोसेस को बदलने की जरूरत है। इसको पर्दे के पीछे ले जाने में ब्राह्मणवादी ताकतें कामयाब हुई और जो बसपा की सफलता है उसकी व्याख्या नहीं हो सकती। वो व्याख्या करने से उनको डर था। बसपा की सफलता छोटे छोटे साधनों का बड़े पैमाने पर उपयोग करने में थी। जो श्रम आधारित संसाधन है वो लोकतंत्र के लिए ज्यादा लाभदायक है और जो धन आधारित संसाधन है वो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। खास करके निर्धनों के लिए जहर है। निर्धनों का इस देश में शोषित पीड़ितों का कोई कल्याण नहीं हो सकता जो धन के बल पर मैं इतनी अच्छी बातें कर रहा हूं पर मैं धन से जब जीत के जाऊंगा 50 करोड़ रुपया खर्च करूं, शायद इलेक्शन में अब इलेक्शन कमीशन ने 5 करोड़ या कुछ ऐसा अनुमान कर दिया है। चुनाव बहुत खर्चीला हो गया है। तो ये खर्चीला बनाया गया है ताकि आवाम के पहुंच से बाहर हो जाए। आम जनता इलेक्शन में पार्टिसिपेट न कर सके, अगर करे तो सिर्फ वोटर के रूप में। ये बहुत खतरनाक है देश के सामने और देश का दिवालिया बुद्धिजीवी वर्ग अब उसकी बुद्धि को लकवा मार गया। वो इस दिशा में सोच क्या कर रहे हैं, वो अंधी भेड़ चाल में शामिल हो रहे हैं। अरे रिजल्ट दिया गया था और परिणाम दिए गए थे, ऐसा कैसे? तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मेरा इंटरेस्ट है इसमें। हम लोगों ने इलाहाबाद से देश का ध्यान 1988 में आकर्षित कराया कि साइकिलों का बड़े पैमाने पर उपयोग, पदयात्रा का बड़े पैमाने पर उपयोग। तो मानवर काशीराम जी खुद 5 दिन 30-30, 35-35 किलोमीटर की पदयात्रा पर डे किया उन्होंने और साइकिलों से हजारों साइकिलें लेकर के वो सड़क पर उतरे। तो बीपी सिंह जो उस समय एक पॉपुलर लीडर थे तो उनको शर्म आई, तो हेलीकॉप्टर से उड़ रहे थे। अगले दिन उन्होंने प्रेस किया
और कहा कि मैं अब अगला इलेक्शन का शेष कैंपेन मैं हेलीकॉप्टर से और 4 पहिया वाहन से नहीं करूँगा, मैं भी 2 पहिया वाहन से ही जन मोर्चा का प्रचार होगा। पर बेचारे वो राजा के बेटे थे, साइकिल चलाना जानते नहीं थे, पैदल कभी चले नहीं थे, कोमल पैर थे, पैदल भी चलते तो उनके थपोले पड़ जाते, तो मोटरसाइकिल से मैं जरा और ये आज स्वागत योग्य जी, कदम है। मैं जरा आज के चुनाव के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगा, थोड़ा डिटेल्स आपसे जानना चाहूँगा कि 2024 को चुनाव को आप कैसे देखते हैं? आपने कहा कि विपक्ष उस तरह से मजबूत नहीं है या विपक्ष का एजेंडा क्लियर नहीं है, वो कन्फ्यूज़ है। तो या ऐसी हालत में आप नतीजा क्या देख रहे हैं? 2024 के चुनाव का आउटकम क्या देख रहे हैं? अभी कैंपेन चढ़ने दीजिए हुँ, और अभी फोरकास्ट करना बहुत ही बेमानी होगा। अभी मोर्चेबंदी हो रही है, अभी समीकरण भी बन रहे हैं। राहुल जी एजेंडा क्लियर करें और इस देश में अगर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का एजेंडा लेके आते हैं, जो आवश्यकता है, तो केवल कांशीराम का नाम लें और मायावती को कोसें कि उन्होंने कांशीराम का आंदोलन खत्म कर दिया, तो राहुल क्या कर रहे हैं? मायावती ने ये तो सही है कि कांशीराम का आंदोलन क्विट ही नहीं कर दिया, छोड़ ही नहीं दिया, बल्कि उसको समाप्त करने में साझेदार है। हुँ, हुँ। तो पर राहुल क्या कर रहे हैं? लेकिन राहुल तो बात कर रहे हैं कि जातीय जनगणना कराया जाएगा, समझा पर वो जाएगा। इस देश के वर्टिकल सोशल ऑर्डर को बदलना चाहते हैं, एडजस्ट करना चाहते हैं। ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई जो सामाजिक व्यवस्था है, जिसको संविधान का अनुच्छेद 38 कहता है, इसको बदला जाना चाहिए। और इस देश की संविधान की प्रस्तावना के अनुसार तो सामाजिक व्यवस्था का निर्माण किया जाना चाहिए। तो उसका सेकेंड क्लॉज है 38 का कि इस देश में स्टेट की जिम्मेदारी है कि नागरिकों के बीच यथासंभव आमदनी की समानता लाई जाए। हुँ, केवल लैंड में सीलिंग एक्ट ले आना पर्याप्त नहीं है। इस देश में बेरोजगारी का जनरेटर कहाँ है? बेरोजगारी है, ये फैक्ट है, पर बेरोजगारी बाई प्रोडक्ट है, कहाँ से आती है? आय के, रोजगार के अवसरों का एकाधिकार कुछ वर्गों में हो गया है। लाखों परिवार हैं जो इस देश में, जितने व्यक्ति हैं उस परिवार में, उसके 5 गुना ज्यादा रोजगार है। यानी एक व्यक्ति के ऊपर 5-5, 10-10 रोजगार की जिम्मेदारी है। और करोड़ों परिवार हैं जहां एक भी रोजगार नहीं, तो भुखमरी तो बाई प्रोडक्ट होगी। गरीबी गरीबी कोई ऐसी स्थायी चीज नहीं है। बेरोजगारी की कोख से गरीबी पैदा होती है, और बेरोजगारी जो रोजगार के अवसरों का असमान वितरण है। तो इस बारे में कांग्रेस पार्टी को, विपक्ष को एजेंडा लाना होगा, अन्यथा जनता एजेंडा लेके आएगी। ये अब ये आपको लगता है कि 2024 में जनता एजेंडा लाएगी, जनता अलग? 2024 में नहीं तो आगे हुँ, हम घबराहट में नहीं, और घबराहट में जनता को भयभीत करके गोल बंद करना, ये अच्छी रणनीति नहीं है। क्या विपक्ष अभी यही कर रहा है? विपक्ष हाँ, अभी यही विपक्ष यही कर रहा है, और जो अभी सत्ता में है वो विपक्ष में थे तो वो भी यही कर रहे थे। हुँ, वो पेट्रो डॉलर का भय दिखा रहे थे, मुसलमानों का भय दिखा रहे थे। अब वो मुसलमानों को गले लगाने के लिए बेताब है। हुँ। तो इसलिए ये सारा कुछ जो खेल है, इस खेल को समझ करके हम चाहते हैं कि इस देश में सच्चा लोकतंत्र, अच्छा, थोड़ा मनी बेस्ड डेमोक्रेसी जी। की जगह पर मास बेस्ड डेमोक्रेसी फलित हो, और काशीराम जी ने इसको कामयाब बनाया। ये कहना भी गलत है कि ये हो नहीं सकती है। अरे मैं बंधुआ मजदूर का बेटा बैठा हूँ, और क्या सबूत चाहिए? जी, 3 बार बिल्कुल। जीता हूँ, कंटिन्यू जीता हूँ 3 बार, हुँ, मिनिस्टर भी रहा हूँ, तो ये सबूत है। गरीब की बिटिया मायावती को भी लेके आए थे, उनके पिता ने डिपॉजिट के पैसे देने से मना कर दिया था,
तो पब्लिक फंड से उनको लाया गया। जब वो धनाढ्यों के पैसे पर आश्रित हो गई तो उन्हें भयभीत होकर के और 50 बाई 50 फुट के कमरे में बंद होना पड़ा। आज आज जो मायावती ने जो चुनाव में अपना रुख दिखाया है, अभी तक वो कह रही है अकेले जाने की जो उनकी रणनीति है, क्या आपको लगता है ये दलित समाज के भले के लिए है? क्या सोच हो सकती है इसके पीछे? उन्होंने सामाजिक बदलाव का एजेंडा छोड़ दिया है, होशो हवास में, पूरे विवेक के साथ, और यथास्थितिवादी शोषणकारी ताकतों के एजेंडे को स्वीकार कर। मैं नहीं महसूस करता कि वो सीबीआई और ईडी के डर के मारे ऐसा कर। नहीं, हम तैयार हैं बहन मायावती की रक्षा करने के लिए, ऐसी की तैसी सीबीआई और ईडी। वो एक दफे अपील तो करें, पर वो चूंकि स्वयं शामिल हो गई हैं, इसलिए वह ऐसा एजेंडा तैयार कर रही हैं जिससे क्या दबाव हो सकता है उनके ऊपर? कोई दबाव नहीं है। उन्होंने एजेंडा, जिन ताकतों ने उनको 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, वो ताकतें उनसे रिटर्न गिफ्ट ले रही। उन्होंने जो बहुजन समाज की राजनीति को छोड़कर सर्वजन समाज की राजनीति का रुख किया, बात यही नहीं है, बात परिवर्तन की राजनीति को छोड़कर यथास्थितिवादी और शोषण के एजेंडे को एक्सेप्ट कर लिया। जहां पर फक्कड़ गरीब का बेटा जीत रहा था, वहां पर माफियाओं को, डॉन को ले आया गया, मेरी बहन के बलात्कारियों को ले आया गया। ये भूल से नहीं हुआ है, ये पूरे विवेक के साथ सोच विचार करके हुआ है, और ये किसी ने उनको गुमराह नहीं किया है। यह भी कहना गलत है और बचाव करना है उनका कि किसी ने भटका दिया। आखिरकार बहन मायावती दूध पीती बच्ची नहीं है, वो कुशल राजनेता है और उनका एक विवेक है, उनका एजेंडा है। वो साफ है कि वो एजेंडे को छोड़ दिया है। क्यों? कि जिन ताकतों ने 3 जून 95 को उनको मुख्यमंत्री बनाया, 69 एमएलए थे, तो 59 एमएलए के बल पर 10 स्प्लिट कर गए। तो 3 जून 95 को जिन ताकतों ने बनाया, फिर 21 मार्च 97 को जिन ताकतों ने उनको बनाया, फिर 3 मई 2002 को जिन ताकतों ने उनको सीएम तक पहुंचाया, क्योंकि हम तो 100 के अंडर ही जीत रहे थे। फिर उन्हीं ताकतों का दावा है कि 2007 में हमने ही 206 की संख्या तक पहुंचा। वो कौन लोग? वो इस देश की यथास्थितिवादी और शोषणकारी पार्टी। उन्होंने अपना काम लेने के लिए और बीजेपी का रास्ता साफ करने के लिए कठिनता से बनाए गए बहुजन समाज को विखंडित किया और एक काल्पनिक सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया। इसका पोस्टमार्टम हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बड़ा षड्यंत्र है, ऐतिहासिक षड्यंत्र है। तो कहा गया कि सोशल इंजीनियरिंग, अरे हम इससे बड़े विजेता हैं, ऐसा नहीं। तो जो सपा बसपा गठबंधन, ये मुलायम सिंह और मानव काशीराम जी का गठबंधन नहीं, ये इस देश के शोषित पीड़ितों का गठबंधन। तो उसको वो मानव काशीराम जी 96 में प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच रहे थे, तो उसको बड़ी चीज को रोकने के लिए छोटी चीज में हमें उलझा दिया। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसलिए विपक्ष को सचेत होना पड़ेगा, एजेंडा क्लियर करना पड़ेगा। वो हिंदुत्व की पिच पर ही अगर विपक्ष लड़ेगा तो पता चलता है कि वो फिर डर गए हैं, भयभीत हो गए हैं। आप केजरीवाल अगर सेकुलरिज्म का विरोध करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक ताकत कहते हैं, तो फिर वो गणेश और लक्ष्मी की फोटो भारतीय मुद्रा में लगाई जाए, ये कह करके कौन सा सेकुलरिज्म का संदेश दे रहे हैं? अर्थात वो खुद हिंदुत्ववादी हैं। ये बात ऐसा नहीं है कि लोग इस पे देखते नहीं, आप धूल झोंकना चाहते
उत्तर अच्छा, प्रदेश के आपको आपको लगता है कि दलित समाज से फिर कोई कांशीराम की तरह आएगा और आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हम हजारों साल तक कोई भी पीड़ित रहे कुछ ये रहने के लिए मजबूर नहीं है। हमारे लोग रास्ता खोजेंगे और जीवंतता हमने बड़ा काम किया है कि मानवर काशीराम जी का जो विमर्श है, जिसको करोल बाग कार्यालय में खड़े होकर जला दिया गया, इसका नाम बहुजन संगठन साप्ताहिक पेपर, उसको जिंदा कर लिया गया और उसको प्रिंट करके काशीराम जी का विमर्श इस देश में परिवर्तन लाभकारी लोगों को और निर्धनों को सत्ता पर लाने का एक अभियान। छोटा अभियान नहीं था, ये कार्ल मार्क्स से भी बड़ा अभियान। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो परिकल्पना डिजाइन किया, मानव काशीराम जी ने उसको धरती पर उतारा, उस पर रंग रोगन भरा। इसकी अभी व्याख्या नहीं हुई है। तो या अभी जो दलितों का जो भटकाव है या बहुजन समाज का जो एक सियासी भटकाव है, वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से गोलबंदी की ओर हाँ, आप देख रहे हैं कि वो निश्चित समय रूप आने से। पर हाँ, ये दिखेगा। देखिए ये अंतिम इलेक्शन है, जो यथास्थितिवादी ताकतों के कठपुतले बन गए, शोषणकारी, तो उनके लिए अंतिम है। और चूंकि एक लंबे समय से हमने हमारे समाज में उनको देखा माना, तो लोगों को लगता है कि नहीं नहीं, एक चांस और देना, एक चांस और देना। तो मुझे नहीं लगता कि इस इलेक्शन के बाद तो बहुजन ताकतें, परिवर्तनकारी ताकतें, जो एब्सोल्यूट सोशल चेंज चाहते हैं, जो एब्सोल्यूट अनइक्वलिटी के व्यवस्था को बदलकर और एब्सोल्यूट इक्वलिटी की व्यवस्था लाना चाहिए, संपूर्ण समानता, और उसके लिए शैक्षिक समानता जरूरी है। बिल्कुल। और शिक्षा के संविधान बिना का नहीं। अनुच्छेद 21 का स्पष्ट रूप से प्राविधानित करता है कि 6 साल से 14 साल तक के सभी बालकों को निःशुल्क, अनिवार्य और एक समान शिक्षा का प्रबंध स्टेट करे। पर स्टेट दोगली है और स्टेट स्वयं दो भांति है, तो इसलिए वो दोहरी शिक्षा देश में चल रही है। अमीर का बच्चा अलग स्कूल में पढ़ेगा, गरीब का बच्चा अलग स्कूल में पढ़ेगा, और जब कंपटीशन है तो दोनों को साथ बैठाया जाएगा। ये तो सरासर अन्याय है, धोखा है। तो जो स्वाभाविक है कि जो बड़े स्कूल में पढ़ा है वो टॉप के नंबर लाएगा और क्वालिफाई हो जाएगा। जो छोटे स्कूल में है, ठीक है, आईक्यू हमारा ऊंचा है और आईक्यू के बल पर ही हमारे लोग आईएएस आईपीएस में भी सेलेक्ट हो रहे हैं। टीना डाबी आ रही है, वो आईक्यू लेवल है। परंतु आईक्यू हमेशा नहीं करता है, तो इसलिए एक समान शिक्षा देश की आवश्यकता है। ये चुनाव इस मुद्दे पर भी जनमत संग्रह का चुनाव होगा, एक समान शिक्षा और दूसरा रोजगार के अवसरों का समान बंटवारा हो। इसके लिए हम लोग जनमत तैयार कर रहे हैं, पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, और इस चुनाव में हमारा सामाजिक परिवर्तन मिशन खुद चुनाव पार्टिसिपेट नहीं करेगा, पर 2027 हम छोड़ेंगे नहीं। हम इसको 2027 में हम सशक्त विपक्ष और सशक्त बहुजन विकल्प, सशक्त बहुजन विकल्प जो हमने अच्छा, इस वक्त जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो हिंदुत्व का नारा बुलंद कर रहे हैं, वो ये एक लोगों में भावना पैदा कर रहे हैं कि इस देश का भविष्य और देश को हिंदुत्व के रूप में ही प्रखरता मिल सकती है, विश्व में एक पहचान मिल सकती है। तो उसके लिए जो कोशिश कर रहे हैं, क्या आपको लगता है 24 में ये भावना जन जन तक नहीं पहुंच रही है? इसको रोकने की एक तीव्रता आपको जमीन पर दिखाई देती है? विपक्ष की यही कमी है कि विपक्ष की जो रीच है वो ग्रास रूट तक नहीं है। विपक्ष को ग्रास रूट तक जाना होगा और अपने कार्यकर्ता को, आर्डर को, जब विपक्ष के बड़े लीडर ग्रास रूट तक जाएं और श्रम शक्ति का मल्टीपल यूटिलाइजेशन करें। अभी जो विपक्ष के लीडर हैं वो धन शक्ति का बड़े पैमाने पर उपयोग करने के आकांक्षी हैं। ये अलग बात है कि उनके पास अडानी और अंबानी के बराबर का पैसा नहीं है, तो लाचार है बेचारे, मजबूर हैं, पर उनकी इच्छा क्या है? इच्छा तो यही है
कि हम धन से मुकाबला करें। आपको तो लगता है इस सत्ता को पलटने के लिए धन की जरूरत नहीं है, जनशक्ति की जरूरत। जनशक्ति की जरूरत है। देखिए, दुनिया भर में बड़े बड़े बदलाव जनशक्ति के बल पर हुए हैं, और भारत में अंग्रेजों को जाना पड़ा, जनशक्ति की ताकत थी। जेपी ने जैसे भी एक, अब केजरीवाल भले ही कैसे हैं, और वो हमारे तो वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर है, और अब भ्रष्टाचार के मुद्दे शिकार हो पर गए। हैं। तो ये क्यों, कोई लीडर धन संग्रह करने के लिए क्यों आमादा हो जाता है? क्योंकि जो इलेक्शन फंड है उसको भ्रष्टाचार के दलदल में जाने के लिए धकेलता है। इसलिए जनता को कि अगर आप अपने लीडर चाहते हैं तो सीलवान चरित्रवान नायकत्व की जरूरत है। आप अब जैसा तैसा नेता हमारा हो जाए, हमारी जात बिरादरी का हो, केवल ये नहीं चलेगा। मेरी जात बिरादरी का हो और क्वालिटी का हो और करेक्टरफुल हो, सीलवान हो। और इसलिए आप अरबों रुपए का चुनावी फंड बनाने की कार्य योजना बनाएंगे तो अनिवार्य रूप से भ्रष्टाचार के दलदल में आपको जाना ही होगा। इसलिए हमें वो नायकत्व की आवश्यकता है जो जीरो बैलेंस पर भी चुनाव लड़ाने का प्रबंधन करने की कुशलता हो, जिनके अंदर इच्छा शक्ति हो। और वो हो चुका है इस देश में, किया गया है। ये कहना बकवास है। वो मूर्ख हैं वो लोग जो कहते हैं कि अब संभव नहीं है। ये संभव हुआ, आगे भी संभव होगा, करके दिखाएंगे। लेकिन 24 में ऐसी कोई तस्वीर दिखाई हाँ, नहीं, 24 में हमने राहुल के ऊपर, अखिलेश जी के ऊपर, बहन जी के ऊपर छोड़ा हुआ है। काशीराम के चेलों लेकिन ने, बहन जी तो उस एकता को मजबूत नहीं कर रही हैं, एक तरफ जा रही हैं। इसको कैसे देखा जाए? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ये इसके पीछे भी कोई रणनीति हो सकती है? कोई रणनीति नहीं है। यथास्थितिवादी इससे भारतीय जनता पार्टी जो मजबूत होगी। शोषणकारी ताकतों ने, मायावती जो एक्शन ले रही हैं उससे बीजेपी मजबूत होगी। निश्चित रूप से। तो उन्होंने जिला पंचायत चेयरमैन के इलेक्शन मई जून 21 में हो रहे थे, तभी उन्होंने लाइन क्लियर कर दी थी, बुद्धि विवेक के साथ, कोई तैस में आके नहीं कि भाजपा को जिताना है, सपा को हराना है। तो जो हम 2024 में 2022 में जिस तरह से हमने देखा कि मायावती शून्य पे सिमट गई, एक विधायक वो भी अपनी ताकत से, तो क्या लोकसभा में भी इसी तरह से सिमट जाएगी बीएसपी? इस देश में बड़े पैमाने पर जो एथिस्ट लोग हैं उनकी संख्या बढ़ी, ढोंग पाखंड से, अंधविश्वास से दूर जा रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, बढ़ी हुई है। अविद्या से हट करके विद्यावान, वैज्ञानिकता से तर्क संगत सोचने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। और ये जो नेता हैं इनको आखिरकार उस शक्ति को पहचानना होगा। बड़े पैमाने पर दलितों में परिवर्तनकारी लोगों की संख्या बढ़ी है, और समाजवादी पार्टी का वोट बैंक जो 2019 में 22% था, वो बढ़ करके 2022 में 34% है। ये किन लोगों का? इनमें से वो अम्बेडकराइट लोग। और अगर समाजवादी पार्टी इसको शिद्दत से स्वीकार नहीं करेगी तो फिर उसकी रणनीति में कहीं झोल है। वो डरी हुई है फ्यूडल फोर्सेस से, इसका मतलब है। और फ्यूडल फोर्सेस का तेजी के साथ ध्रुवीकरण हुआ है, और पूरी फ्यूडल फोर्सेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ, ब्राह्मणिकल फोर्सेस और फ्यूडल फोर्सेस, कम्युनल फोर्सेस वो संग्रहित हो गए। मनोज पांडे कोई पैसे ऐसे के लालच में नहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ। वो फ्यूडल फोर्सेस ने, ब्राह्मणिकल फोर्सेस ने, कम्युनल फोर्सेस ने प्रेशर दिया उसको, और उन सबके साथ। तो इस बात को तो समझना होगा, फ्यूडल फोर्सेस उधर ध्रुवीकृत हो रही हैं, और आपकी एजेंडा अभी भी फ्यूडल फोर्सेस को ध्यान में रख करके बनाया जा रहा है। तो इसका मतलब कि जमीनी सच्चाई का ज्ञान आपको नहीं है। तो इसलिए
हमें ये अवसर है, इस पे वो परफॉर्मेंस दें, अन्यथा जनता हमेशा थोड़ी अवसर देगी। यानी आप मानते हैं कि एक तरफ हिंदुत्व का जैसे जैसे जोर बढ़ रहा है, एथेइस्ट लोग उसको उसको काउंटर करने के लिए उनकी तादाद भी बढ़ रही है, और ये आगे हमें इस विचार का ये टकराव देखने को मिलेगा चुनाव के मैदान में या सियासत के मैदान में। जी, निश्चित रूप से आएगा, और इस चुनाव में, और हम भयभीत करके लोगों को गोलबंद करने के पक्षधर नहीं। पॉजिटिविटी पर, रचनात्मकता पर, लोगों को क्रिएटिविटी पर ध्रुवीकृत किया जाना चाहिए। ये जो भयभीत करके ध्रुवीकृत किया जाए, तो काशीराम और दद्दू प्रसाद इसके पक्षधर नहीं रहे। तो इसलिए लोकतंत्र को भारत में जन आधारित बनाया जाए, वोट की बिकवाली बंद हो और इकट्ठा हुए वोटों की बिकवाली बंद हो। एक बड़ी उपलब्धि की गई कि लोगों को इकट्ठा किया गया, वो बिक रहे थे, उन्हें ना बिकने वाला बनाया गया, वो सोए हुए थे तो उन्हें जगाया गया, और ये तीन प्रक्रिया से तो एक चीज बन गई जिसका नाम टिकट। वो राइस इकट्ठा किए गए वोट, और क्या है, और उसको फिर क्रिमिनल्स को बेचा जाने लगा, फ्यूडल्स को बेचा जाने लगा, और इसमें कोई दल अब वंचित नहीं। बीजेपी कांग्रेस करे तो उनको शोभा देता है, वो बने ही इस मिट्टी से, पर जो पिछड़ों के, दलितों के पार्टियां हैं, वो भी इकट्ठा हुए वोटों को और जया भादुरी को बेचने लगे, फिर दूसरे और लोगों को देने लगे। तो फिर ये तो जनता इस पे सोचेगी, और उनका परिणाम तो अभी आ गया। अखिलेश यादव की राजनीति को आप किस रूप में देखते हैं? और निश्चित रूप से पीडीए के बारे में वो सोच रहे हैं, पर उनको अंबेडकर की किताबें केवल लेनी नहीं होगी, उनको पढ़ना होगा। गुलामगिरी उन्हें कई बार भेंट की गई है, चमचा युग भी कई बार भेंट किया गया है, और काशीराम जी का जो जन आधारित लोकतंत्र था, जिसमें कि माननीय मुलायम सिंह यादव को बिल्कुल उस समय भारत में समाजवादी पार्टी, जनता पार्टी के नाम से थी, तो 25 एमएलए, तो उससे जंप करके और मेजॉरिटी की सरकार में ले आया गया। तो काशीराम जी की भी रचना थी। और जसवंत नगर में 19 नवंबर 1991 में तो प्रतिगामी ताकतों ने, कम्युनल फोर्सेज ने घेर लिया था। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे कि मुलायम सिंह यादव को विधायक भी नहीं जीतने देंगे, तो काशीराम जी ने एक तरफा अपना कैंडिडेट विड्रॉ किया और एक तरफा सपोर्ट मुलायम सिंह यादव को किया, ये जानते हुए कि मुलायम सिंह यादव का कैंडिडेट कांशीराम के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है, और उसको 90,000 वोट भी पड़े। फिर भी तो ये कांशीराम जी का बड़ा हित है। अच्छा, बहुजन समाज के ढेर सारे लोग मंदिर के उस जो आडंबर भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया उसके शिकार हो गए। क्या आपको लगता है देर सवेर उनको एहसास होगा कि उनके साथ ये छल हुआ, या छल आइए समझाने की कोशिश हो रही है उनको? हाँ, नहीं, ठीक है। धार्मिकता का प्रचार है, धार्मिकता, जब फूल बरसाए जाएंगे हेलीकॉप्टर से, तो फूल लेने के लिए तो नादान लोग भी चले जाएंगे कि भाई ठीक है, फूल बरस रहे हैं, कहाँ मिलेंगे फूल, तो जहाँ वहाँ कांवड़ यात्रा में जाएंगे। तो ये सत्ता के वैभव का प्रयोग है, सत्ता के वैभव का प्रयोग है। पर हिंदूवादी सामाजिक व्यवस्था समानता की पक्षधर न पहले कभी थी, न आज है। वो प्रकारांतर से रामराज का मतलब ही यही होता है कि नारी को शिक्षित होने का अधिकार न हो जाए। रामराज का मतलब ही होता है कि जहाँ शूद्रों को शिक्षा का अधिकार न हो। रामराज का मतलब ही होता है कि अपनी
अग्नि परीक्षा से गुजरी हुई नारी को धोखे से जंगल में छोड़ दिया। और रामराज के क्या मापदंड है, क्या पैमाने हैं रामराज में? ये बताएं वो कि क्या वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, क्या छुआछूत था या नहीं? हमारी सूचना है ये छुआछूत भयानक रूप में। तो इसलिए ये जो सनातन धर्म की बात कही जा रही है कि वो सब कुछ अच्छा था, सनातन धर्म ही कुछ अच्छा नहीं था। मानवतावादी तो कतई नहीं था, समानतावादी तो कतई नहीं था। तो इसके लिए हमें जनता के बीच जाना होगा और हम लोग जा रहे हैं और एक बड़ा काडर विकसित हुआ है और सक्रिय है, काम कर रहे हैं। इसलिए उसके कोख से ही, और ये निश्चित रूप से आवश्यकता है कि भ्रम हट जाना चाहिए और धोखेबाज जो लड़ाका है वो हट जाए। तो कोई ऐसा नहीं है कि भयभीत कर दिया हो कि बिल्कुल सब समाप्त हो जाएगा। हम नई सेना का भी निर्माण करें, यह आवश्यकता खड़ी हो जाएगी। अभी तो धोखेबाज सेनापति के जाल में फंसे, वो लड़ेगा भाई, हाँ लड़ेगा। अभी वो लड़ नहीं रहा है, वो लड़ नहीं रहा है, वो छोटे हल्की चीजों में उलझे हुए हैं लोग। इसलिए इस देश में लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन, और व्यवस्था परिवर्तन मीन्स सामाजिक व्यवस्था, क्योंकि भारत की सामाजिक व्यवस्था ही राजनीतिक व्यवस्था को, आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करती है, और बल्कि वो उसको नियंत्रित करती है और संचालित करती है। तो सामाजिक व्यवस्था ज्यादा स्ट्रांग है। और आजादी के 75 साल बाद तो भारत की सामाजिक सोशल ऑर्डर है वो लॉ एंड ऑर्डर की तुलना में ज्यादा सशक्त है। हालांकि सोशल ऑर्डर को वैसे दिखाई देता है कि कोई उसका पहरेदार नहीं है, रक्षक नहीं है, पर अंदर अंदर सोशल ऑर्डर के बड़े पक्षधर लोग, और वो सोशल ऑर्डर आज भी चल रहा है। ऑनर किलिंग उसी का परिणाम है, दहेज भी उसी का परिणाम है। तो सोशल ऑर्डर को कमजोर किया जाए, सोशल ऑर्डर को ध्वस्त किया जाए और लॉ एंड ऑर्डर, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर को इस देश में लागू किया जाए, तो ये केवल सरकारें बदल जाने से, चूंकि 2004 में के बाद ये नई सरकार आई थी, 10 साल रही और चारों तरफ से हुआ कि बदला जाए सरकार को, और बदल दिया गया 2014 में, और बदल के बाद ये सरकार आई, पर पिक्चर तो वही की रही। तो इसका मतलब कि सरकारें बदलने मात्र से बहुत कुछ नहीं बदल रहा है। तो हमें इस देश के जो वैल्यूज हैं उस वैल्यूज को जिंदा करना है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दद्दू प्रसाद जी। जो समाज है, जो राजनीति है, राजनीति और समाज हमेशा एक दूसरे को अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं, अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं, और 2024 में भी यह संघर्ष दिखाई दे रहा है। सिर्फ सत्ता नहीं है, राजनीति के पीछे सिर्फ सत्ता नहीं है, समाज को अपने साथ लेकर एक नए समाज के निर्माण की सोच भी है। और हमने अभी जो दद्दू प्रसाद जी से बात की, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये बातचीत कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में आकर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आप कैसा समाज चाहते हैं, आप कैसी राजनीति चाहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा, इसी तरह के विमर्श और इसी तरह के सवाल के साथ हम आपको फिर मिलेंगे किसी और वीडियो। तब तक नमस्ते, जय भीम, जय भारत। नमस्कार मित्रों, मैं हूं कुमार भवेश चंद और आप देख रहे हैं द इंडियन।